हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें बेसिक टर्म की नॉलेज हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, तो हमें टर्म का मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें दो छोटी छोटी टर्म्स छुपी हुई हैं। पहली जो टर्म है दैट इज़ द बायो। इसकी हम संधि विच्छेद अगर कर लें तो ये हमें मिल जाएगा बायो, और दूसरा वर्ड हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स, राइट। द बायो वर्ड, जो ये बायो वाला जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और जो मॉलिक्यूल्स है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, ग्रुप ऑफ या ग्रुप्स ऑफ एटम्स, राइट। ग्रुप्स ऑफ एटम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे ग्रुप्स हैं एटम के, वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर मिल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। अदरवाइज अगर वो इनऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा, तो उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है तो उसको बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल। ओके, नाउ बायो मॉलिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोमोलिक्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, राइट। आपने टर्म सुना होगा एक लिपिड, राइट। आपने टर्म सुना होगा एक प्रोटीन। इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट। फिर आपने टर्म सुना होगा फैट, राइट। फिर आपने टर्म सुना होगा एसिड्स, एसिटिक एसिड, और बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो ये सारे के सारे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर। तो इन सब में जो सबसे कॉमन कंटेंट है और जो इम्पॉर्टेंट भी है, यू नो व्हाट इज दैट? क्या है वो है बेटा कार्बन। क्या है वो? कार्बन। नाउ कार्बन, आपको पता है कार्बन क्या होता है? इट्स एन एलिमेंट, राइट। तो कार्बन के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। कार्बन के बारे में हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें उसकी डिटेल्स पता लगेंगी कि कार्बन एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कार्बन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कार्बन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, कार्बन की इम्पोर्टेंस और उसकी जो रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं अब। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कार्बन। ओके, नाउ अब हमें कार्बन में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बन हमारे बॉडी में यानी कि लिविंग बींग्स में आया कहाँ से, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं और ग्लूकोज वगैरह आपने पढ़ा है, राइट, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडीज़ में। लेकिन ये आए कहाँ से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन है वो बायोस्फीयर में, या जो लिविंग सिस्टम है, जो जो फूड चेन है हमारी, ये जो एनवायरनमेंट है, उसमें सबसे पहले कहाँ से आता है? वो आता है थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कार्बन को लेके आते हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? जनरली हम प्लांट्स मानते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी, तो उसको थोड़ा सा एडवांस रखेंगे। और हम बोलते हैं कि दरअसल जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से? जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ओके, तो अब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता लग गया कि वो हुए, या फिर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स हो गए, राइट। ओके, तो ये क्या करते हैं? दरअसल ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। ये कार्बन कैसे फिक्स करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, राइट। सोलर एनर्जी के साथ और क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, राइट। और क्या यूज़ करते हैं? साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ लेते हैं। और इन सबको क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक कार्बन बेस्ड एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल में, है ना। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो कि जनरली क्या होता है? ग्लूकोज, राइट। जो कि जनरली क्या होता है? ग्लूकोज होता है।
अब हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो ग्लूकोज है ये केवल और केवल प्लांट्स के पास तो नहीं रहता। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है बाद में? ये कंज्यूमर्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? कंज्यूमर्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट? ये आपने पढ़ा हुआ है। अब कंज्यूमर से फिर ये बाकी के कार्निवोर्स वगैरह जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, कार्निवोर वगैरह, तो कहने का मतलब है कि फूड चेन में फिर एंटर हो जाता है। तो लिविंग सिस्टम में एक बार कार्बन आया प्रोड्यूसर्स के थ्रू, फिर वो सर्कुलेट हो जाता है। ओके, तो इसमें कार्बन के बारे में जो यहाँ पे ग्लूकोज में जो ये जैसे कि है, तो हमें ये पढ़ना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, हमें पता है कि ग्लूकोज कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज़ है, तो कार्बन जो है वो हमारे लिविंग सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे भी। तो कार्बन की ऐसी क्या स्पेशलिटी है ना, जो हम इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सबसे पहले कार्बन की जो क्वालिटीज़ हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ कार्बन, क्वालिटीज़, तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, लेट्स सी। सबसे पहली जो क्वालिटी है इसकी वो ये है बेटा कि ये जो है इसकी एबिलिटी है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। लार्ज में मतलब कि बल्क, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। दूसरी स्पेशलिटी इसकी बहुत ही अच्छी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी जब आती है उनके अंदर तो उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं टूटता। ये इसके अंदर खास बात है। ओके, दूसरी ये बात है ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दो ही बनाएगा, नहीं, बहुत सारे बना सकता है, वेरियस स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ओके, और क्योंकि वो वेरियस स्ट्रक्चर्स बना सकता है, क्योंकि इसके पास ये तीन क्वालिटी हैं, दैट इज़ वाई वी हैव डाइवर्सिटी। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डाइवर्सिटी है। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि उनके डिफरेंट डिफरेंट उन्हें प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है। ओके, नाउ केवल और केवल कार्बन ही नहीं होता हमारे पास। कार्बन के साथ कभी कभी हमें हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, राइट, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें से जो कार्बन है दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये एनॉर्मस वैरायटी बनाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं की वजह से हमारे पास वेरियस क्या आते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सॉरी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो वेरियस मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं। ओके, नाउ जब हमारे पास वेरियस मॉलिक्यूल्स आ गए तो उससे हमें क्या करने को मिलता है, अब वो पढ़ते हैं। तो अब हमारी एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है, वो पढ़ने के लिए हमें एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना होगा जो कि बहुत छोटा सा है, और वो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, तो हम केवल और केवल बायोमोलिक्यूल्स पे ही फोकस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक पोर्शन पढ़ेंगे जितना हमारे बायोमोलिक्यूल्स के सिलेबस में है। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या रिलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें जानना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, हिस्टोरिकल रीजंस के लिए ऐसे कंपाउंड्स जो कि कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड, कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड, उन कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कि हमने कहा कि भाई ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोला उनको, कि दोज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्सक्यूज माय राइटिंग प्लीज। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टडी को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल, सही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया उसको। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमें इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि अर्ली 1800, मतलब जब 1800 के आसपास का जब समय चल रहा था, उस टाइम पर ये माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट सिंपली मीन्स कि जो हमारे ये पर्टिकुलर कार्बन बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल लाइफ फॉर्म्स में, यानी कि लिविंग
सिस्टम्स में ही मिलते हैं। तो ये माना जाता था कि केवल और केवल लिविंग सिस्टम्स में ही मिलते हैं, आर्टिफिशियली आप इसको फिजिकल और केमिकल तरीके से आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ये माना जाता था। ओके, फिर ऐसा भी एक टाइम आया जब ये सब गलत साबित हो गया। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। 1828 में कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आपको पता है ज़्यादातर डिस्कवरियां कैसे होती हैं? धोखे से ही होती हैं, राइट? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वोलर। तो 1928 में ये वोलर नाम के जो साइंटिस्ट है, ये महाशय क्या कर रहे थे? इन्होंने एक अमोनियम आयन लिया, अमोनियम का आयन, राइट? और इन्होंने एक लिया साइनेट का आयन, CnO-। तो अमोनियम आयन लिया, साइनेट आयन लिया। इन्होंने सोचा अमोनियम साइनेट बनेगा, क्योंकि अमोनियम आयन और साइनेट आयन लिया था, तो कोशिश कर रहे थे अमोनियम साइनेट बनाने की। लेकिन बन गया कुछ और, लेकिन धोखे से बना कुछ और। तो वो कुछ और क्या बना? वो एक्चुअली में जो कुछ और बना था वो था यूरिया। बिल्कुल सही, यूरिया वही वाला जो यूरिन में प्रेजेंट होता है। अब ये जो यूरिया बना था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एकदम से साइंटिफिक कम्युनिटी में एकदम से हलचल मच गई कि अचानक से जो हम सोचते थे कि लिविंग सिस्टम्स में ही प्रेजेंट होता है कोई कार्बन बेस्ड कंपाउंड, और किसी ने अलग से सिंथेसाइज कर लिया यूरिया। तो दिस वाज रियली शॉकिंग फॉर देम, राइट? तो इस तरीके से सबसे पहले जब यूरिया डिस्कवर हो गया तो बाकी साइंटिस्ट ने और भी केमिकल्स बनाने की कोशिश करी। तो बिल्कुल बहुत सारे केमिकल्स बना लिए गए, लेकिन उसके बाद भी जैसे मीथेन बना लिया गया, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटीन, बहुत सारी केमिकल्स बना लिए गए। लेकिन अब जा कर के हम अगर बायोलॉजी की तरफ आएँ, तो बायोलॉजी में हमें इस कब के बारे में नहीं पढ़ना होता, हमें पढ़ना होता है प्रोटीन्स के बारे में। तो हमें अभी तक आंसर नहीं मिला था कि प्रोटीन कैसे बना, हमें अभी तक आंसर नहीं बना कि डीएनए कैसे बना, है ना? डीएनए कैसे बना है, हमें ये अभी तक आंसर नहीं मिला। आरएनए कैसे बना है, हमें आंसर नहीं मिला भाई। फैट कैसे बनता है, हमें आंसर नहीं मिला था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आप कैसे बना सकते हो लेबोरेटरी में। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आप लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो? तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, एंड दैट इज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की उत्पत्ति कहाँ हुई, उससे रिलेटेड। तो हुआ ये कि 1953 में एक साइंटिस्ट थे, हेरोल्ड। क्या थे? हेरोल्ड यूरे। हेरोल्ड यूरे नाम के साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे ये यूएसए में थे, और यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट थे बेसिकली। एंड अंडर द यूरे के अंडर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। उस ग्रेजुएट स्टूडेंट का नाम था स्टैनले मिलर। तो स्टैनले मिलर जो था एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एंड उसने क्या करा, उसने ये कहा कि भाई मुझे लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी सेल में, सॉरी, जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो उसने ये कहा कि मुझे ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके देखने हैं। और उसने कोशिश करी कि फर्स्ट टाइम जब एक लाइफ बनी होगी तो उसके अंदर डीएनए, प्रोटीन जब आए होंगे तो वो किस तरीके से आए होंगे। तो उन्होंने वही सब कंडीशंस रखने की कोशिश करी, और फाइनली जब उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स बना लिए, यस, दे वर एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। मतलब उन्होंने एक्चुअली में प्रोटीन बनाया, उन्होंने एक्चुअली में डीएनए के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, छोटे छोटे प्रोटीन्स। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन बना दिए, लेकिन कुछ प्रोटीन बने, कुछ डीएनए बने, और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए। जब हमें इतना आइडिया मिल गया कि ऐसा पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइफ, मतलब पहली लाइफ जो आई थी, लाइफ फॉर्म्स, उसका क्या हुआ है? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि इनऑर्गेनिक मतलब जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ये सब चीज़ें अलग अलग प्रेजेंट थी, केवल एलिमेंटल फॉर्म में था। तो इनऑर्गेनिक से क्या हुआ है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, है ना? इनऑर्गेनिक से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, ये इनऑर्गेनिक है, प्लस वाटर,
ये इनऑर्गेनिक है। आप इसको सनलाइट और क्लोरोफिल दोगे, क्या बना देगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देगा, जैसे कि C6H12O6, है ना। तो इसी तरीके का उन्होंने कहा कि शुरुआत में सबसे पहले जो लाइफ बनी है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो उस चीज को उन्होंने फाइनली कंक्लूड करके ये बोला कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली अराइज कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप अराइव कर सकते थे उस टाइम पर जब अर्थ की कंडीशंस कैसी थी, जब उसमें एक्सट्रीम कंडीशंस थी। अर्थ में जब एक्सट्रीम कंडीशंस थी, एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। तो नियर अबाउट जो लाइफ जो आई है वो आई है समुद्र के आसपास और नियरली उसके आसपास जहाँ पे वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो हो, क्योंकि वहाँ पे हीट वगैरह भी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके के कंपाउंड्स वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहीं पे सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि फाइनली एक्सट्रीम लार्ज और ग्रेट क्वांटिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सिंथेसाइज हो सकती है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए हम लैबोरेटरी में बना सकते हैं। इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट में क्या होता है? सेल होता है, राइट। ओके, हम बात करते हैं एनिमल की। एनिमल में भी एक सेल होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फंगस। फंगस की बात कर लेते हैं, है ना। तो फंगस भी एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल के भी होते हैं। तो हर एक में सेल है, राइट। लेकिन इसका सेलुलर कंपोजिशन जो होगा अलग होगा। मतलब इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा पूरे के पूरे सेल में, कि इतने परसेंट कार्बन है भाई, तो वो डिफरेंट होगा। इसमें जो होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन वो अलग होगा, और इसमें जो होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन वो अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेजर लाइफ फॉर्म्स हैं एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस बिल्कुल अलग अलग हों। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दिस अब हम बेसिकली जो कार्बन है उसी को क्यों पढ़ते हैं? कार्बन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या अच्छी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ लेते हैं हम। तो अब पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कार्बन एंड इट्स डाइवर्स फॉर्म्स। कार्बन एंड इट्स डाइवर्स फॉर्म्स। तो कार्बन की कौन कौन सी ऐसी डाइवर्स फॉर्म्स हैं? तो सबसे पहले इसकी डाइवर्स फॉर्म्स से पढ़ने से पहले हमें कार्बन एलिमेंट के बारे में एक चीज़ जाननी है। क्या? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6, राइट। तो अगर हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर सिंपल वे में लिखें तो वो हो जाएगी 2,4, राइट। 2,4। सो दिस आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस शेल, राइट। तो सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसके अंदर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं केमिकल रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ये आपको पता है। तो ये इसका एक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि जितने इसके पास एटम्स की कमी है ये उतनी बॉन्ड बना सकता है, उसी हिसाब से ही ये बॉन्डिंग्स करेगा, राइट। और इसको क्या करना है? अल्टीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली कार्बन? ये क्या करता है बेटा? बॉन्ड्स बनाता है। और बॉन्ड्स ही कैसे बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स आपको पता है कैसे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेथड जो है, मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेथड हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में बिल्कुल सेम मेथड यहीं पर है, कोई अलग मेथड नहीं है। ओके, नाउ एक कार्बन एटम जो होता है उसके बारे में हमें एक बात जाननी है, और वो ये कि बेटा एक कार्बन एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इट इज़ लाइक दिस। उसके स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 4 बॉन्ड्स हैं इसके, ऑब्वियसली आपको पता ही है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चारों बॉन्ड जो होते हैं
वो अलग अलग एंगल्स पर होते हैं, है ना। तो जो अलग अलग एंगल्स पे होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा CH4 होता है उसमें बॉन्ड एंगल्स 109.5 होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अलग अलग बॉन्ड्स का और जो यहाँ पे एटम्स रहते हैं उनका अलग अलग अरेंजमेंट स्पेस में प्रेजेंट होता है। खास बात यह है कि इस एटम की वजह से इस एटम को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार्बन के पास ये एक टेंडेंसी है कि अपने अपने एटम्स को, जो चार एटम से कंबाइन करता है, उसको दूर दूर रखता है, राइट। इसी वजह से ये लंबी लंबी चेन बना सकता है। और कैटिनेशन जो आपने पढ़ा है, तो कैटिनेशन कर सकता है। इसी वजह से ये काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स परफॉर्म कर सकता है, राइट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है इससे रिलेटेड, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है इसका, कुछ हमारी मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमें यहाँ पे काम आएंगे बायोलॉजी में। ओके, तो सबसे पहले तो हमें कार्बन बनाना होगा ऑब्वियसली। उसके बाद कार्बन ड्रॉ करने के बाद हमें, अगर हम CO2 ड्रॉ करना चाहें, तो CO2 के लिए हमारे पास C और 2 O, दिस बिकम्स आवर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। लेट्स टॉक अबाउट यूरिया। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है NH2CONH2, राइट। तो इसका अब हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो बीच में एक कार्बन एटम बनाया, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन जो होती है वो डबल बॉन्ड से रहती है, अटैच कार्बन से। ओके, तो ऑब्वियसली अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 टोटल बॉन्ड्स हो गए। ओके, सो नाउ हेयर इट विल बी NH2। और इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो इसको आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस, है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का स्ट्रक्चर अब आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। कार्बन इज द मेन थिंग। अगर इसमें कार्बन नहीं होगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अगेन, कार्बन केवल और केवल कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कोवलेंट। तो ऑब्वियसली जो ये बॉन्ड्स हैं हमारे, जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। इसकी ये प्रॉपर्टी जो है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? आयनिक बॉन्ड अगर होते तो वो एकदम से टूट जाते। एक्वस सॉल्यूशन में डालो, आयनिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी दो और वो टूट जाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन में तो अगर हम सेल की बात करें, सेल में तो 92%, लगभग लगभग 90% वाटर ही रहता है। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारे जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट ही जाते, राइट। तो हमें ऐसा चाहिए नहीं। हमें आयंस तो ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक नहीं करवाना किसी भी स्ट्रक्चर को। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्डेड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन। नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि आइसोमर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगेन जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।